उमरकोट के हद तक पीटीआई और नून लीग भी एक पेज पे थे। इस सूबा के अवाम, इस मुल्क के अवाम ये किनालों का मंसूबा को मुस्तरद करते हैं। इन्होंने चारों सूबों को रोके हैं कि ना सपोर्ट प्राइस दे, ना आप अपने किसानों के फसल खरीदे। ये जुल्म है, जुल्म। पंजाब के किसान का तो यकीनन ख्याल आया, पंजाब के किसान पे बात भी हुई, सिंध के किसान पे किसी ने बात नहीं की। क्या सिंध के अंदर इमदादी कीमत जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है? गंदम खरीदारी हुकूमत ने शुरू कर दी है। किसान कार्ड की शक्ल में कोई चीज मौजूद है? ना किसी ने ये सब कुछ किया है जो मेरी चीफ मिनिस्टर ने किया, उसके बावजूद आप जो है वो इसके ऊपर बात करें तो अजीब लगता है। सिंध में नेशनलिस्ट उन्होंने जो मूवमेंट चलाई हुई है, पीपल्स पार्टी के ऊपर अटैक हो रहा है कि ये मिल गए हैं, ये बिक गए हैं। उनका हदफ जो है ये नहरें नहीं है, पीपल्स पार्टी है। तो इस सूरत हाल में अगर पीपल्स पार्टी अपनी वजाहत इस तरह से कर रही है तो हमें उसके ऊपर इतना ज्यादा घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस इशू पर सियासत की दुहाई या हमें ताना दे रहे हैं, इस इशू पर जंगे हो जाती हैं। आप डरे उस दिन से जब खुदा न खास्ता इस हसास इशू पर कोई जंग का माहौल क्रिएट हो। पीएमएल के दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल लें कि अगर वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात होंगे और किसी तरह हम केनाल में मान जाएंगे, किसी सूरत में केनाल को हम नहीं मानेंगे। मुज़ाकरात इस बात पे होंगे कि वो केनाल के मंसूबे को रद्द करें। ये हम बात किसी पॉलिटिकल पोजीशन से नहीं करेंगे, ये हम बात करेंगे नंबर्स पे, ये हम बात करेंगे डाटा पे। कितने मिलियन एकड़ फीट पानी मैंने लेना है, कब लेना है, कैसे स्टोर कर सकता हूँ, मैं कितने डैम बना सकता हूँ, ये उस इरसा डॉक्यूमेंट के अंदर तफसील से लिखा होता है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, एक दूसरे की टेक्निकल पोजीशन को समझना चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से। पानी का जो इशू है, एक ज़रिए से हम कह सकते हैं कि वो संजीदा होता चला जा रहा है। जैसे ही पिछला हफ्ता ख़त्म हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जलसे से भी खिताब किया। वो इनफैक्ट जलसा जो था उसको ऑर्गेनाइज ही इस सारे मामले की वजह से किया गया था। हैदराबाद में इस जलसे से जब खिताब किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो उनका लहजा हम कह सकते हैं काफ़ी सख्त भी था। उन्होंने मतनाज़ा जो कनाल्स हैं उनके मंसूबे के ख़िलाफ़ काफ़ी तनकीद की। उन्होंने कहा इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, वो देखने और सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी वजह से जो वफाक है वो खतरे में है। ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। इसके साथ साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह की भी गुफ्तगू हो रही है कि वो हुकूमत छोड़ सकते हैं इस इशू पे। पहले हम कह सकते थे कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात इशारों में करती थी, नॉट सो मच डायरेक्टली, बट अब पिछले हफ्ते हमने देखा कि वो बात जो थी वो यहाँ तक पहुँच गई और शायद इसी की वजह से हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको भी संजीदगी जो थी इस मामले की उसका एहसास हुआ। वीकेंड पर राना सनाउल्लाह साहब ने शर्जील इनाम मेमन साहब से बात की, टेलीफोन पे दोनों की गुफ्तगू हुई और उन्होंने ये इत्तफाक किया कि पानी के मसले के ऊपर मुशावरत जो है वो आगे बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कि तमाम मामलात को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर अकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की तकसीम जो है वो इंतज़ामी और तकनीकी मसला है। इसके साथ साथ गवर्नर हाउस पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं उनका भी इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म साहब की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, स्पीकर पंजाब असेंबली भी मौजूद थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब के गवर्नर नदीम अफजल चंद साहब, ये सब मौजूद थे। वहाँ ज़्यादा ऑब्वियसली पावर शेयरिंग पर बात हुई। मगर क्या सचमुच अब आगे की तरफ मामला बढ़ रहा है? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है टू पॉइंट आउट कि अभी भी बार बार जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है उसमें फ़र्क हमें नज़र आता है। वो फ़र्क जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको एक टेक्निकल मसला करार दे रही है।
और ये वो ये भी साथ साथ कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव है और वो उस दबाव को, जिसको कहते हैं ना, रिएक्ट कर रही है उसे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने भी ये कहा कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है वो मुस्लिम लीग नून पर तनकीद उनकी अपनी जमात के वोटर्स को मुतमईन करने के लिए कर रही है, यानी कि उनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको एक पॉलिटिकल इशू कह रही है और वो ये भी कह रही है कि उनके लिए ये सर्वाइवल का मसला है। तो क्या किस तरह जब ये दो ऑपोजिशन की या ऑपोजिट पोजीशंस रहेंगी तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा? इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। वेलकम टू द शो सर। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो सर ये क्या हम कह सकते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इजलास में हैदराबाद में जो हुआ उसमें तकरीर की, उसके बाद हुकूमत ने फैसला किया टू रीच आउट टू पीपीपी, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने फिर फोन किया और बात की शर्जील इनाम मेमन साहब से? जी, जो रेट्रिक है बिलावल भुट्टो साहब का, वो अब चूंकि उसमें मुस्तकिल उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है तो फिर बराह रास्त एक हमने राब्ता किया है, लेकिन जो हकाइक हैं वो उस रेट्रिक के साथ नहीं है। हकाइक ये हैं कि पूरे पाकिस्तान का पानी कम हो रहा है, सिर्फ सिंध का पानी कम नहीं हो रहा। और इस साल जो एस्टिमेट है कि 30 से 35% पंजाब और सिंध दोनों का पानी कम होगा। और कुछ अर्सा पहले जो है वो उस वक्त बहुत शोर उठा था, बड़ी रिपोर्टें आई थी, एक यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशंस का डेवलपमेंट प्रोग्राम है और पाकिस्तान में जो वाटर रिसर्च की काउंसिल है, उन्होंने एक साल हमें बताया था कि जी इस साल पाकिस्तान में एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी होगी, और वो साल था 2025 और 2025 आ गया है और हम देख रहे हैं। तो लिहाजा ये कहना कि सिर्फ सिंध का पानी कम हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। और ये इसकी इशू है कि जी उनको ये खदशा है कि ये जो नई कैनाल बनेगी इससे सिंध का पानी कम होगा। लेकिन एक बात जो रह जाती है गुफ्तगू में वो ये कि वफाक का कोई पानी नहीं है पाकिस्तान के आईन में और कानून में, पानी सूबों का है। तो अगर कोई डिस्प्यूट है तो पंजाब और सिंध के दरमियान है। इसलिए जो पंजाब के स्पीकर ने बात की कि ये एक टेक्निकल मामला है, सही, कि क्या पंजाब अगर अपने हिस्से में, जिसका उसको कानूनी हक हासिल है कि पंजाब को भी बतौर एक सूबा वही खुद मुख्तारी और कानूनी हकूक हासिल है जो बाकी सूबों को हैं, कि अगर वो अपने पानी में से जो है डाइवर्ट करता है तो उसको पूरा हक हासिल है। तो लिहाजा सिर्फ एक सवाल पे ये सारी बहस का जो है असल में फैसला होना है कि क्या पंजाब अपने पानी में से ये डाइवर्ट कर रहा है या नहीं। और ये इसलिए ये उसके ऊपर सियासत जरूर की जा सकती है और गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है उसकी मैं तजवीज दे भी चुका हूं कि फौरी तौर पर पंजाब और सिंध की जो टेक्निकल टीम है वो चाहे गैर रस्मी तौर पर पहले मिलने, लेकिन उनको अच्छा खुर्रम साहब माफ करिएगा सर, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, बट मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। सर ये बताएं कि आप अगर कह रहे हैं कि पंजाब का भी पानी कम हो रहा है तो दिस स्लाइटली ऑफ टॉपिक, पर सर अगर पानी कम हो रहा है तो फिर क्यों अब आप खुद, वफाकी हुकूमत आपकी है, पंजाब की हुकूमत आपकी है, आप ये फैसला करेंगे कि हम नई कैनाल्स बनाएंगे? ऑब्वियसली इसका यही मतलब है कि फिर जो एग्जिस्टिंग वाटर जो पानी है पंजाब का तो किसी और के हिस्से का आप डाइवर्ट करेंगे इनटू दैट दोज कैनाल्स। तो सर ये तो कुछ बात अजीब सी लगती है। किसी और के हिस्से का नहीं, अपने हिस्से का डाइवर्ट करेंगे। और क्यों डाइवर्ट? तो सर अपने हिस्से का भी क्यों डाइवर्ट करेंगे आप? ये मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ा अहम सवाल है और उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम जो क्रॉप्स हैं उनकी पर एकड़ पैदावार दुनिया में के कम तरीन में से एक है। यानी जो हमारी पर एकड़ यील्ड्स हैं वो दुनिया के से बहुत पीछे रह गई। तो हमें अपनी जो एग्रीकल्चर है उसमें जदीदियत लेकर आनी है, उसको मॉडर्नाइज करना है। और जिस मकसद के लिए ये पानी डाइवर्ट कर रहा है वो एक असल में तो मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है कि क्या हम कम पानी के जरिए ज्यादा यील्ड्स हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि अगर हमने कुछ तब्दील नहीं होता और इसी तरह हम जो मौजूदा हालात है स्टेटस को पे चलते रहते हैं तो पाकिस्तान में पानी मजीद कम होता जाएगा, हमारी यील्ड्स मजीद कम होती जाएंगी।
तो हमें उस जदीदियत की तरफ भी जाना है, तो इसलिए जो मॉडर्नाइजेशन है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है पंजाब की तरफ से। अच्छा, तो सर पर ये तो सही हो गया, अब देखेंगे, बट सर ये बताएं कि अब आपने सिंध को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह मुतमईन करना है, या अभी भी आपकी जमात में ख्याल यही है कि ये सियासी इशू है इसलिए आप लोग इस पे गुफ्तगू करते रहेंगे ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोटर को कह सके कि हम मसले का हल ढूंढ रहे हैं, अदरवाइज आपकी हुकूमत को, इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं है, जैसे आपके बहुत से जो कॉलीग्स हैं वो कहते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं टीवी पे? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी एक बहुत वैल्यूबल हमारे पार्टनर्स हैं। उन्होंने पिछले साल में बड़े अहम मौके के ऊपर जो है हुकूमत को अपनी फुल सपोर्ट दिया। 26वीं आईनी तरमीम उसकी मिसाल है, तो लिहाजा हमें उनसे बात करनी है। और सिर्फ पानी तो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिसमें हम इकट्ठे हैं, हम तो पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, वो कहते हैं कि जब तक ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा अब उनके लिए और कोई सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट कि आप लोग यू गिव अप द आइडिया ऑफ दीज कैनाल्स। पीपीपी ये बार बार कह चुकी है सर। अगर वो इस पर अगर वो टेक्निकल तौर पर ये साबित कर दें कि उनके पानी की कोई कमी हो रही है तो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। बड़ी वाज़ेह बात है कि हम सिंध का पानी जो है, लेकिन मैं फिर कह दूं कि सिंध का पानी और पंजाब का पानी ऑलरेडी जिस बुनियाद पर 1991 की वाटर रिकॉर्ड हुई थी उससे तो पहले ही बहुत कम हो चुका है। तो लिहाजा ये कहना है कि हम 1991 वाले नंबर्स को आज अचीव करना चाहेंगे तो वो तो नहीं होगा। वो ऑलरेडी 2025 मैंने कहा वो जिस साल का हम कहते थे जी पता नहीं बहुत खराबी और तबाही होगी, वो साल हमारे सामने हम मौजूद है उस साल में। तो लिहाजा हम सबको पानी की कमी को सामने रखकर इसको आगे बढ़ना है। और ये मेरी जो तवक्को है कि अब अगले जो 6 से 7 हफ्ते हैं बजट तक, उसके अंदर पानी भी और दूसरे इश्यूज भी जो पीपल्स पार्टी के साथ पेंडिंग है उनके साथ बहुत इंटेंस मुशावरत के जरिए हम उन्हें इंशाल्लाह हल कर लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो कैनाल्स का प्रोजेक्ट है क्या इस पर काम हो रहा है एट द मोमेंट? ये बननी शुरू हो गई है? इज द प्रोजेक्ट गोइंग अहेड जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप लोग बातचीत करें, या अभी ये स्टैंड स्टिल पे है? नहीं जी, अभी तो इसकी प्लानिंग हो गई है, मुकम्मल हो गई है, लेकिन इसका जो एक्चुअल काम है अभी ऑन द ग्राउंड, टू माय नॉलेज, हो सकता है मैं पंजाब हुकूमत के जो लेटेस्ट उनकी अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में टू माय नॉलेज उसकी प्लानिंग मुकम्मल है, लेकिन अभी उस पर काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, और सर जो बाकी मामलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत को लेकर, क्या वो भी राना सनाउल्लाह साहब ने जो एफर्ट किया है उसमें ही शामिल है, या वो अलग, जैसे कि मीटिंग कोऑर्डिनेशन कमिटीज की मीटिंग्स हो रही हैं, वो उधर मामलात हल होंगे? जी, वो उधर होंगे, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग कल भी हुई है लाहौर में, बड़ी तवील मुशावरत हुई है। और उसमें अब देखिए ना, यहाँ आके फिर जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो उल्ट जाती है कि भाई अब अगर पंजाब में एक सूबे की हुकूमत मुंतखब मौजूद है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का इसरार है कि नहीं, हमें उसमें से, चूंकि हम कोalition पार्टनर्स हैं, तो हमें उसमें से जो है कोई असर और उसका हिस्सा जो है हुकूमत का हमें चाहिए। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ एक इशू पर डिस्कशन नहीं होती, ये मल्टीपल इशूज के ऊपर डिस्कशन होनी है। अभी जो नेक्स्ट ईयर का बजट है उसकी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस पर भी गुफ्तगू होगी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन वो ये कि जब भी आप लोगों के मामलात कुछ गड़बड़ होते हैं तो वो इवेंचुअली हल तभी होते हैं जब शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये आपस में बैठ जाएं। मीटिंग होती है, बिलावल साहब से शहबाज साहब मुलाकात करते हैं, तो वो मामला हल हो जाता है। ये पानी का जो इशू है ये उस लेवल पे जा नहीं रहा, एक्सेप्ट कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी तकरीर करते हैं, विच इज अगेन अनदर रीजन व्हाई इट सीम्स कि ये इतना संजीदा नहीं है या इसको हल नहीं करना, क्योंकि जो टॉप की लीडरशिप है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। जी, इसलिए जो असल इसकी वजह यह है कि ये बुनियादी तौर पर बिल आखिर, अब चाहे इस पर जितनी मर्जी सियासी बयानात दे दिए जाएं और जिस तरह का भी रेटरिक हो जाए, ये बिल आखिर एक टेक्निकल मामला है जो सिर्फ एक सवाल के जवाब पर हल होना है कि क्या पंजाब अपने पानी के ऊपर अग्रीमेंट भी जब आप करते हैं तो वो भी टेक्निकल मामला ही होता है, तब तो शहबाज साहब और बिलावल साहब बैठ जाते हैं। जी, मैं इसीलिए जिस तरह मैंने कहा, मैं तवक्को कर रहा हूँ कि इन द रन अप टू द बजट जो अगले 5 से 6 हफ्ते हैं,
उनमें ये सारे इश्यूज जो हैं वो पहले कुछ बेसिक टीमें इनको रिजॉल्व कर लेंगी और फिर मिलाकर जो है वो हेड्स की मीटिंग होगी जिसमें बजट से पहले ये मामला हल कर लिया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये थी एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सिंध का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने बात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि वफाकी हुकूमत किस तरह देख रही है सारे मामले को। जब बात हुई है राना सनाउल्लाह साहब और शर्जील इनाम मेमन साहब में, और अब हम जानेंगे सिंध हुकूमत का मौक़िफ़, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाम खान शोरो साहब, वज़ीर आबपाशी सिंध। वेलकम टू द शो सर। जाम साहब, सर ये बताइएगा कि ये जो गुफ्तगू हुई शर्जील इनाम मेमन साहब और राना सनाउल्लाह साहब में, उसमें क्या कोई बात तय हुई? गुफ्तगू में क्या कोई तफसील हमारे साथ शेयर करें कि क्या एग्जैक्टली बात हुई है? कोई आप लोगों को तसल्ली हुई है जो राना सना ने बात की कि नहीं? देखिए, ये तो शर्जील मेमन साहब ही आपको बेहतर बता सकते हैं कि उनकी क्या बात हुई है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है वो क्लियर है, क्योंकि हमने ऑफिशियली CCI में केस दाखिल किया हुआ है कि ये जो कैनाल का प्रोजेक्ट है इसे फेडरल गवर्नमेंट विड्रॉ करे, पंजाब गवर्नमेंट इससे विड्रॉ करे। तो सर CCI की मीटिंग तो वो बुला नहीं रहे, मगर राना साहब ने कॉल कर दी, शर्जील इनाम मेमन साहब से बात की, तो क्या हम उसके बाद ये तो बताएं कि क्या सिंध हुकूमत जो है उसको कोई तसल्ली हुई है कि नहीं, या आप लोग अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं कि CCI की मीटिंग होगी तो बात होगी? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि भाई ये कैनाल का प्रोजेक्ट विड्रॉ करे, और हम CCI में भी इसी वजह से गए हैं कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है और पाकिस्तान में कोई नया सिस्टम नहीं बन सकता, नई जमीन आबाद नहीं हो सकती, इस वजह से कि पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट इस बात को सुनेगी, सिंध के एहतजाज को सुनेगी, सिंध के लोगों को एहतजाज को सुनेगी और विड्रॉ करेगी इस प्रोजेक्ट से। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की फोन कॉल के बाद भी आप लोग अभी उम्मीद ही बांधे बैठे हैं? आप लोगों को कोई गारंटी या कोई तसल्ली नहीं दी राना साहब ने? इसी वजह से मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये आपको मेमन साहब ही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा सर, ये तो बताएं कि फिर कोई आप लोगों ने डेडलाइन तय की है कि कौन सा ऐसा वक्त होगा? अभी कितनी देर आप इंतजार करेंगे हुकूमत का कि वो CCI की मीटिंग बुलाए या ना बुलाए? बहुत से लोग ये बात करते हैं कि बजट आ रहा है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संजीदा होती तो इस वक्त तक ऐलान कर देती कि वो बजट में वोट नहीं करेंगे हुकूमत के साथ, तो हुकूमत को संजीदगी का एहसास हो जाता। देखिए, बड़ा अहम सवाल किया है कि ये प्रोजेक्ट अभी तक एक्निक से अप्रूव नहीं हुआ। जब तक ये प्रोजेक्ट एक्निक से अप्रूव नहीं होगा तो ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड नहीं है। पहली बात ये, हमारे चेयरमैन ने ये बात क्लियर कर दी है हैदराबाद के जलसे में कि हम जरा देर नहीं लगाएंगे, अगर ये गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं करती तो हम किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं होने देंगे और गवर्नमेंट छोड़ देंगे। क्लियर जलसे में चेयरमैन साहब की स्पीच थी हमारी। नहीं सर, बट वही बात कि फिर आपको अभी ये लग रहा है कि ये अगर प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं शुरू हुआ, एक्निक ने अप्रूव ही नहीं किया, तो फिर आप लोग इतना शोर क्यों डाल रहे हैं? फिर इतनी परेशानी की क्या बात है? और अगर आपको लगता है कि हुकूमत जो है इट्स गोइंग अहेड विद इट, तो फिर सर तभी तो लोग ये कयासराई होती है या लोग ये तनकीद करते हैं कि आप लोग ऊपर से शोर मचा रहे हैं, अंदर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मामले पे कोई इतनी खास वो नहीं, फिक्र नहीं है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जब ये प्रोजेक्ट केयरटेकर गवर्नमेंट में अप्रूव हुआ तो जून के अंदर सिंध गवर्नमेंट चली गई CCI के अंदर। तब किसी भी जमायत को पता नहीं था प्रोजेक्ट का। जुलाई के अंदर ऑफिशियली CCI को समरी भेज दी गई और उसके बाद सूबों को नोटिस निकाल दिए गए। हम ऑन द रिकॉर्ड ये तो लोग बहुत देर से उठे हैं, इनको पता ही नहीं था। सिंध गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट का वर्किंग होता है, तरीक़ेकार होता है काम करने का, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हम CCI में भी गए। CTWP की मीटिंग में हमने मुखालफत की। आप कह रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं? अगर CTWP ने जब इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया तो सिंध गवर्नमेंट ने इसकी मुखालफत की। अक्टूबर 2024 के दौरान हमने कहा ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं करें। एक्निक में
ऑन द रिकॉर्ड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हम इस प्रोजेक्ट को अप्रूव एक्निक से नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीसीआई में गई है और उसके रिजर्वेशन हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को रोका हुआ है और उस प्रोजेक्ट को रोकने के तरीकेकार है। सीसीआई में हम गए हैं, एक्निक में हमने उसको रोका हुआ है, CTWP में हमने अपोज किया है। खाली इस तरह अपोज नहीं किया, हमने दलाइल के साथ, हमने डेटा के साथ उसको अपोज किया। तो सर फिर तो मैं कहूंगी कि अगर आपने इतनी ऑपोजिशन दिखाई है मगर सिंध में फिर भी इतना एहतजाज हो रहा है, तो फिर तो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमजोरी या फेलियर है कि आप लोग सिंध के लोगों को ये समझा नहीं पाए कि आपने प्रोजेक्ट को रोका हुआ है? देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है। फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था जब सिंध गवर्नमेंट ने सीसीआई में केस लेके गई, फेडरल गवर्नमेंट नहीं सर, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली कैसे है? क्योंकि सिंध में तो लोग आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुझे जवाब देने दें। देखें, जब एक सूबाई हुकूमत ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर एतराज कर दिया वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर, तो उस प्रोजेक्ट को CTWP से अप्रूव नहीं होना चाहिए था। और एक सूबाई हुकूमत के अपोजिशन के बावजूद जिस तरह का फेडरल गवर्नमेंट का बिहेवियर है, मैं आपको बताता चलूं, ग्रेटर थल कैनाल PTI के दौर में अप्रूव हुआ, हम उसके खिलाफ CCI में गए, अभी तक वो प्रोजेक्ट CCI में पड़ा हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर सकती। हमारा 3 टियर फार्मूले के खिलाफ 2018 से केस CCI में डिसाइड हुआ पड़ा हुआ है। उनको अटॉर्नी जनरल साहब की रिपोर्ट जब भेजी गई थी अनवर मंसूर खान को, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने हमारे हक में, सिंध के हक में रिपोर्ट दी, उसको दूसरे, उस वक्त PTI की गवर्नमेंट ने दूसरे को भेज दिया। देखिए, ये टिपिकल तरीकेकार रहा है प्रोजेक्ट्स को लिंगर ऑन करने का, सूबाई हुकूमतों को एतराजात को लिंगर ऑन करने का। ये हमेशा से सिंध गवर्नमेंट के साथ सिंध के लोगों के, इस वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि सोल्यूशन नहीं आ रहा। सोल्यूशन फेडरल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट का करना होगा। सोल्यूशन सर, सोल्यूशन तो यही है जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो इसको ब्लॉक कर लिया है, मगर सिंध में लोग फिर भी एहतजाज किए चले जा रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं सर आप कन्विंस कर पाए? जैसे आपने खुद ग्रेटर थल कनाल का जिक्र किया, उस वक्त कोई एहतजाज नहीं हुआ इस तरह का सिंध में जिस तरह के अब हम विजुअल्स देख रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं तो मैं कहूंगी कि कोई कोताही PPP से हुई, या क्या वजह हुई कि आप सिंध के लोगों को नहीं समझा पा रहे ये बात? देखें, आपको मैं आपकी दुरुस्तगी के लिए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए करता चलूं, पानी के इशू के ऊपर कालाबाग डैम के खिलाफ तारीखी जदोजहद शुरू हुई थी, सिंध के लोगों ने की थी। शहीद बीबी ने फेडरेशन बचाने के लिए उसके खिलाफ धरना लगाया था। ग्रेटर थल कैनाल के खिलाफ जनरल मुशर्रफ के दौर में तारीखी जदोजहद चलाई गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एंटी थल कैनाल जो कमेटी बनाई गई थी उसको लीड किया था। 2 दफा जनरल मुशर्रफ के दौर में पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होते हुए रेजोल्यूशन पास करवाई गई थी और सिंध के लोगों ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो देखिए, ये कहना कि सिंध के लोग कभी भी पानी के लिए नहीं उठे, सिंध के लोगों की बड़ी की जदोजहद है पानी के ऊपर, और हम समझते हैं कि सिंध के लोगों ने उसी वक्त भी हमने कहा कि पानी के मामले को न छेड़ा जाए। पानी का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसको इस तरह से जिस तरह आप करना चाह रहे हैं ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है इस वक्त कि आप ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर सके। तो सिंध के लोगों की ये तारीखी जदोजहद रही है हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे ले सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी अंदरूनी इख्तलाफात। अब तो ये बात तकरीबन सभी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा जो मसला है वो शायद उसकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं, उसके इलेक्शन रिजल्ट्स का इशू नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म भी नहीं, बल्कि उनके अंदरूनी इख्तलाफात हैं। वो आपस में लड़ने में इतने मसरूफ़ हैं कि और किसी महाज पर तो जंग का वो सोच ही नहीं सकते। आजकल भी एक तरफ तो ऑब्वियसली उनके मसाइल चल ही रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो खैबर पख्तूनख्वा को लेके सामने आता है वो मिनरल्स एंड माइंस जो बिल है, उस पर भी हमने देखा कि इख्तलाफात काफ़ी थे।
हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी जो लोग थे, उसके बाद इमरान खान साहब तक ये बात पहुंची। वहाँ से जब ये अहकामात आए कि इस इशू पर पब्लिकली बात ना की जाए तो कुछ खामोशी छाई है, मगर मसला अभी हल नहीं हुआ। किस तरह हल होगा, कब वो बिल पास होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरा एक ग्रुपिंग का मसला जो सामने आया है वो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति साहब के खिलाफ जो बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं। ये मामला तब शुरू हुआ जब एक सीनियर PTI के रहनुमा आज़म स्वाति साहब जो हैं उन्होंने स्पीकर साहब पे ये इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने अडियाला जेल में भी इमरान खान साहब से मुलाकात की और वहाँ उन्होंने बार आके ये कहा आज़म स्वाति साहब ने कि इमरान खान साहब ने भी स्पीकर साहब जो हैं उनका इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है, मगर इस मीडिया टॉक के बाद इस्तीफ़ा तो नहीं आया, बल्कि सवालात उठने शुरू हो गए। मगर मामला यहाँ तक पहुँच गया कि एक एहतसाब कमेटी जो थी वो बना दी गई, जिसमें काजी अनवर साहब, शाह फरमान साहब और मुसद्दिक अब्बासी साहब शामिल थे। इन्होंने ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी तहकीकात करनी थी। अब मालूम ये हुआ है कि काजी अनवर साहब ने रिपोर्ट लिख दी है। जो ये रिपोर्ट है उन्होंने पब्लिक भी कर दी है। उसके अंदर जो स्पीकर साहब हैं उनको उन्होंने क्लीन चिट हम कह सकते हैं दे दी है, मगर ख़बरें ये भी सामने आई हैं कि ये जो रिपोर्ट थी ये सिर्फ उनकी अकेली है, बाकी जो कमेटी है शायद वो उनकी इस कंक्लूजन से इत्तफाक नहीं करती। ये मामला अभी हल नहीं हुआ। ये भी क्या इख्तलाफात दूर करने के लिए यानी कि जो कमेटी बनाई गई वो कमेटी ही अब इख्तलाफात की नज़र हो चुकी है। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी तैमूर साहब, सर पहले तो ये बताएं कि ये आपका जो वो माइंस एंड मिनरल्स बिल था उस पे मामला कहां तक पहुंचा है? तो मैं तो सूबाई असेंबली का मेंबर नहीं हूँ, तो सर पार्टी के तो है। कह देता हूँ जी पार्टी का बिल्कुल हूँ और इमरान खान के साथ बिल्कुल स्टेडफास्ट खड़े भी हैं। और आपकी बात ठीक है कि ये जो हमारे इंटरनल डिफरेंसेस जिस तरीके से नजर आ रहे हैं वो एक्चुअली हमें रोक रहे हैं। देखिए, माइंस एंड मिनरल बिल अपने मेरे ख्याल में राइटफुल अंजाम को फिलहाल पहुंचा है और वो ये है कि उसे कालाबाग डैम बना दिया गया। और जब हमारी सर आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि वो कालाबाग डैम बन गया? कालाबाग डैम तो वो बन गया है ना, क्योंकि आपने वो वाला ड्राफ्ट देखा है बिल का जिसके साथ एक कवर लेटर जो है वो जो फेडरल मिनरल विंग से चारों सूबों को गया था कि ये पास कर दे। देखा है आपने? जी बिल्कुल सर, जी सर देखा है। उसमें उसको मैं किसी वक्त पढ़ रहा था तो उसमें तो इतना क्लियरली जो है वो लिखा गया था कोई 24 जगहों पे कि इफेक्टिवली जो सूबाई मिनरल्स डिपार्टमेंट्स होंगे दे विल वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द फेडरल मिनरल विंग। ये तो इफेक्टिवली आइन को एक कानून के तहत जो है वो सबवर्ट करने की क्लियर कोशिश। आप उसमें सिर्फ एक सर्च मार लें और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप सर बट आपने तो ट्वीट कर दिया था सेइंग कि माफ करिएगा सर आपकी बात काट रही हूं, आपने तो खुद ट्वीट कर दिया था कि कुछ तब्दीलियों के साथ ये बिल बिल्कुल ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि वो कालाबाग डैम बन गया। नहीं, आपने शायद मेरा ट्वीट नहीं, आपने द न्यूज में एक आर्टिकल पढ़ा था जिसने ये क्लेम किया था। मेरा जो ट्वीट था उसने तो जो मैंने आपका ट्वीट देखा था उसमें आपने बहुत तफसील से बताया था कि ये चीजें निकाल दो, बाकी बिल ठीक है। नहीं, ये आखिरी चंद लफ्ज मैंने नहीं कहे थे। मैंने ये कहा था कि ये बिल पढ़ के ये मेरे ख्याल में 28 पॉइंट्स थे जो मैंने निकाले थे बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस बोथ इन द एनर्जी सेक्टर एज वेल एज अ पार्लियामेंटेरियन। लेकिन आप ये देख लें कि इसको आप 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख सकते हैं। एक तो ये कि आप सही कह सकते हैं कि पीटीआई कुड हैव डेल्ट विद इट बेटर इन केपी, लेकिन कम से कम
जो है वो डील तो कर लिया ना, मतलब वो पार्टी में जो इंटरनल जमहूरियत के प्रोसेसेस हैं या कम से कम जो कल्चर है उससे आवाजें जो है वो उठ गई। आप बलोचिस्तान में जो है वो ले लें, जहां पे खैबर पख्तूनख्वा से ज्यादातर लोग मानते हैं कि बलोचिस्तान में ज्यादा मिनरल्स का पोटेंशियल है, और वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है जो कि फेडरलिज्म पे बिलीव करती। आपने एक चू नहीं सुना और उन्होंने एज इज वो बिल पास कर दिया और पोटेंशियली बलोचिस्तान में मिनरल्स के सेक्टर को वफाक के नीचे कर दिया। या तो अब बलोचिस्तान में इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो डेमोक्रेसी है कि वो इतने जो है वो वफाकी हुकूमत में इतने ज्यादा बिलीव करते हैं कि उन्होंने अपने सारे राइट्स ही जो है वो दे दिए, या फिर वहां पे रूमर्स टिपिकली ये होती है कि बलोचिस्तान में पॉलिटिकल हुकूमतों का ज्यादा इख्तियार नहीं होता। अब क्या सच्चाई है मैं आई डोंट नो, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा सर, फिर अब आपने जब कालाबाग डैम कह दिया, जस्ट टू क्लैरिफाई, इससे मेरी तो यही समझ है कि आप कह रहे हैं कि दिस इज नाउ अ डेड इशू, ये अब इतना मुतनाज़े हो गया है कि इसको पास करना मुमकिन नहीं है, सही? मैं यही कह रहा हूं कि कंट्रोवर्शियल बहुत हो गया मेरे ख्याल में। अगर इन हालात में देखिए, ये बार बार यही दिखाता है कि जब वफाक जो है वो एक लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश करेगा विदाउट फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कंट्रोवर्शियल बन ही जाएगा। उसमें एक मिसाल लें, बिल्कुल ठीक सर, आपने हार्मोनाइजेशन क्रिएट करनी थी 4 सूबों के दरमियान, तो डायरेक्शन ऑफ द फेडरल मिनरल्स विंग का एक डीजी होगा, वो 19 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट होगा, वो क्यों सूबाई हुकूमतों को या सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्शन दे, इसके बजाय चारों सूबों की। सर माफ करिएगा मैं आपकी बात काटी हूं, बट वक्त बहुत कम रह गया, तो वो स्वाति साहब का मामले पे भी बात करनी थी। सर ये रिपोर्ट आई, फिर पता चला रिपोर्ट एक ही साहब ने लिख दी है, बाकी 2 इत्तेफाक नहीं करते। सर ये तो मतलब कि जिस कमेटी ने मामला हल करना था वो कमेटी खुद ही, हम कह सकते हैं कि उसमें भी लड़ाई शुरू हो गई। आरिफा, यू पुटिंग मी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, क्योंकि इस कमेटी ने मुझे भी खुद कुछ सवालात भेजे थे और आपको पता है कि वो सवालात और उनके जवाब मैंने खुद पब्लिक कर दिए, और उस वक्त इन्होंने इनके कुछ अराकीन ने ये पूछा था कि मैंने खुद क्यों पब्लिक किए। मैंने तो इसलिए पब्लिक किए थे क्योंकि मेरे पे पब्लिक इल्जामात लगे थे एंड आई फेल्ट दैट द पब्लिक हैड अ राइट टू नो। लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रोसेसेस हमें ऑब्वियसली बेहतर ही करने, इससे ज्यादा। यानी कि सर आपको तो वैसे ही इस कमेटी की वर्किंग्स पे सवाल है। इससे ज्यादा मैं इसीलिए नहीं कहना चाहता कि जो मैंने कहना था वो तो मैं अपने जो है वो जवाब में इन राइटिंग में कह गया हूं, बट आई डोंट वांट टू ऐड टू दी कंट्रोवर्सीज विद इन द पार्टी, तो बेहतर है कि शायद इसको यहां पे ही रहने। बट सर इतना तो बताएं कि आपके ख्याल में जब आप भी इस कमेटी से आपको सवाल मिले और आपने उन सवालों उनको पब्लिक कर दिया और सब कर दिया, कि आपको तब एहसास था कि ये कमेटी जो है ये भी इतनी यूनिफाइड तरीके से काम नहीं कर पाएगी या कर रही उस वक्त भी? नहीं, मेरा जो किस्सा था वो और था। इमरान खान साहब ने जो है वो नहीं मैं तो आपका तजुर्बा पूछ रही हूँ सर, कि आपका एक्सपीरियंस जो रहा। नहीं वो मैं ये देखिए, मैं तो आरिफ आई ट्राई एंड वर्क इन अ वेरी क्लीन एंड क्लियर मैनर। जब इन्होंने मेरे से कुछ सवाल किए, फिर उसके बाद इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट कि मैं इनमें से किसी से भी किसी किस्म का भी कांटेक्ट करूं, तो मैंने अपने जवाब देने तक इनमें से किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। तो सर क्या इसी वजह से उसके बाद से आपने फिर कोशिश भी करनी छोड़ दी इमरान खान साहब से मुलाकात की? क्योंकि आप हमेशा ये कहते थे कि आप जब भी कोशिश करते हैं आपको आपके ऊपर इल्जामात लग जाते हैं। जी, आजकल तो जिस तरीके से मुलाकातें हो रही है, तो जो बेचारा मुलाकात के लिए चला जाए वो अपने ऊपर एक सवालिया निशान ही खड़ा कर रहा है। तो मैं तो जो है वो नहीं, मैंने 5 बार जाने की कोशिश की थी खान साहब के कहने पे, फिर उसके बाद मुझे कुछ हफ्ते बाहर जाना पड़ा। मैं वापस आया, आपके इस इशू पे वापस आते हुए मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट किसी हद तक मैंने पढ़ी है। ये बातें तो ठीक है कि बाबर स्वाति ने असेंबली में बहुत सी चीजों पे स्टैंड लिया,
बाकी मेरे ख्याल में अब इस इशू पे बेहतर है कि आप बाबर स्वाति साहब या अकाउंटेबिलिटी कमेटी बोले या चेयरमैन साहब बोले या सेक्रेटरी जनरल बोले। आई थिंक अगर मैं कुछ कहूंगा इट विल ओनली ऐड फ्यूल टू द फायर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटे ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो मुल्क भर में हमने एकदम एहतजाज देखे और एक जो फूड चेन है इंटरनेशनल, उसके ऊपर हमले हुए गज़ा के हवाले से या गज़ा की में जो वाक़यात हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम एक हसास बट अहम मौजू पे बात करेंगे। पिछले दिनों में हमने देखा कि जो वाक़यात हो रहे हैं इज़राइल और गज़ा के हवाले से, तो उनके ऊपर पाकिस्तान में रद्द अमल देखने में आया। वैसे तो अब जो गज़ा के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं उनको भी काफ़ी अरसा गुज़र गया है और दुनिया में शायद जहां एहतजाज हैं वो जिस इंटेंसिटी से या जिस स्केल में हमने बाकी दुनिया में एहतजाज होते देखे या गज़ा के हक़ में प्रोटेस्ट देखे, शायद पाकिस्तान में उस लेवल का हम एक एहतजाज नहीं देख सके। उसकी एक वजह तो यही थी कि हमारे अपने सियासी मसाइल इतने ज़्यादा थे कि दुनिया के जो कोई वाक़यात हैं वो कम ही पाकिस्तान जैसे एक मुल्क में रजिस्टर करते हैं। मगर पिछले दिनों में एकदम अचानक से एक हमने सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिसको कहते हैं वो देखा। वो थे कि एक जो निजी फूड चेन है उस पे एक के बाद दूसरा हमला मुख्तलिफ शहरों में हुआ और बताया यही क्या कि जो हमला करने वाले थे वो गज़ा के मामले को लेके गुस्से में थे। ये वाक़यात एक से ज़्यादा हुए, एक से ज़्यादा शहरों में हुए, मगर शुरू में ये सोशल मीडिया पर ही इस पे बात होती रही। ना मेन स्ट्रीम टीवी पर गुफ्तगू हुई, ना ही अखबारों में कोई ख़ास ख़बरें छपी। फिर ज़रा जब एहतजाज बढ़ा, शिद्दत हमलों की बढ़ी, तो ख़बरें छपी और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत हरकत में आई। लोग अरेस्ट भी हुए, उनको पकड़ा भी गया और फिर हुकूमत की तरफ से हमें ये भी बताया गया कि इनके ऊपर जो इक़दामात होंगे वो भी बहुत संजीदा होंगे और उनमें गालिबन जो है वो टेररिज्म की शिकें जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी। फिर वज़ीर मुमलिकत दाखिला जो है तलाल चौधरी साहब, उन्होंने आके इस पे मीडिया टॉक भी की। अब इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ शाहजेब जिलानी साहब, एंकर पर्सन है ज़रा हटके के, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे कॉलीग भी हैं। वेलकम टू द शो शाहजेब साहब। शाहजेब साहब, वाक़यात हुए बहुत अफसोसनाक थे, गम गुस्सा जैसा भी हो गज़ा के वाक़े को लेके, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी शहरी की पाकिस्तान में जो जान है उसको कोई धमकी दे या कोई थ्रेट हो। पर जिस तरह सर ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए, इट वाज अ बिट जिसको कहते हैं ना अनयूजुअल, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, क्योंकि समझ नहीं आया कि वाक़यात शुरू हुए, चलते रहे, बहुत बाद में आके लगा कि जैसे हुकूमत ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया। सवाल ये था कि अगर पहले फौरन एक्शन लिया जाता तो शायद मामलात इधर तक ना पहुंचते, इतने वाक़यात ना होते, एक शहरी की जान ना जाती। बिल्कुल ऐसे ही है। और अरफा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1.5 साल हो गया है गज़ा में नस्लकुशी मज़ालिम को, और उससे बिल्कुल ये बात सही है कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में बहुत सारे लोग अफसरदा हैं, गमगीन हैं, गम गुस्से में हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़, यूरोप के ख़िलाफ़, इज़राइल के ख़िलाफ़। हमारे यहाँ हमने देखा कि रैलीज़ वगैरह निकलती रही हैं, वक्तन फ़वक्तन मजहबी जमातें निकालती हैं, मेन स्ट्रीम जमातों ने भी किया, लेकिन ये जो वायलेंस हमने देखा अभी पिछले चंद हफ्तों में, ये आपने सही कहा कि ये इट डिड नॉट मेक सेंस कि जिन ग्रुपों ने ये किया वो अब क्यों जागे, अब ऐसा क्या हुआ था। मतलब गज़ा में जो रोज़ औरतें बच्चे निशाना बन रहे हैं, क्या उसमें कोई यकायक तेज़ी आई है, क्या हुआ है, जिससे ये काफ़ी लोग सोचने मजबूर हुए कि क्या ये किसी के इशारे पे हो रहा है, इसके पसे पर्दा कोई और मुहर्रिकात हैं। क्योंकि आप देखें ये शुरू, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये कराची के एक आउटलेट से हुआ। हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा किया,
तो फिर जो लोग इसके पीछे हैं, जो हमारे यहाँ जज्बात उभारते हैं नफ़रत के, तशद्दुद के, फिर वो शायद और उनकी हिम्मत अफजाई हुई, वो लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, फिर जाके जब शेखुपुरा में बेचारे एक एम्प्लॉई की जान चली गई, तब जाके हमें लगा कि हुकूमत जागी है कि ये तो कुछ ज़्यादा आपे से बाहर हो रहा है। देखें, एट अ टाइम जब इस्लामाबाद में आपने देखा, हमने देखा, मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बुलाया जा रहा है कि वी आर ओपन फॉर बिजनेस, हम उड़ान के लिए तैयार हैं। उस टाइम पे जब आपके मुल्क में इस तरह के वाक़यात होंगे, कौन सा इन्वेस्टर आएगा? सो आई थिंक गवर्नमेंट का जो अभी जो उन्होंने एक्शन किया है, बिल्कुल ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। 160 लोग अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने माना कि 20 आउटलेट जो हैं इस इंटरनेशनल फास्ट फूड चेंज के वो अटैक हुए हैं, एक जान चली गई है। लेकिन ये जो है, अगर ये पहले होता और आपका ये ज़ीरो टॉलरेंस जो है, ये मॉब लिंचिंग, ये मॉब के हमले मज़हब के नाम पे, किसी के भी नाम पे, गज़ा के नाम पे, आप अगर टॉलरेंस ना दिखाते तो शायद बात इतनी ना फैलती। शाहज़ेब साहब, एक और भी बात है, वही जैसे आपने कहा कि ये वाक़यात जिस तरह हुए तो उसकी वजह से बहुत सी कयास राय भी हुई कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजह है। जैसे आपने भी जिक्र किया, वक्त इतना गुजर गया। दूसरा, अगर हम बात करें तो बहुत सी आउटलेट्स हैं जिनके बारे में तनकीद की गई, मगर पाकिस्तान में सिर्फ एक ही आउटलेट थी जिसको निशाना बनाया गया। और इतने अरसे के बाद बेहतर ना होता अगर हुकूमत इस पे कोई इंक्वायरी कमेटी बिठा दे और मालूम भी करे कि ये वाकयात इस तरह हुए क्यों। सो वी हैव अ क्लियरर पिक्चर ऑफ व्हाई सर्टेन और दीज इवेंट्स इरप्ट, क्वोट अनक्वोट। अरफा, हमारा जो तजुर्बा है इन चीज़ों को रिपोर्ट करने का, ख़ास करके जब तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम लगते हैं या कुछ लगता है या किसको टारगेट किया जाता है, उसके पीछे हमेशा एक बैक स्टोरी होती है। एक तो वो होता है इल्ज़ाम कि जिन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, वगैरह वगैरह, लेकिन पीछे कोई पर्सनल डिस्प्यूट होता है, कोई मफाद होता है, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, पैसे की लेन देन होती है। इस केस में भी मैं भी ये सोच रहा था कि एक फूड चेन जो है वो टारगेट क्यों हो रही है। यहाँ पे तो बहुत सारी फूड चेन्स हैं जो अमेरिकन हैं या वेस्टर्न बैक्ड हैं। मतलब ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें भी टारगेट होना चाहिए, लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि एक फूड चेन जो है वो हर शहर में क्यों निशाना बन रही है। सो आई थिंक देयर मे बी मोर टू दिस, कि जिन लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने उसको टारगेट किया, उनके हो सकता है कि पसे पर्दा कोई और मुहर्रिकात हों, लेकिन इससे ना गज़ा वालों की कोई खिदमत हुई, ना इजराइल को कोई पुशबैक मिला। नुकसान किया तो आपने अपने मुल्क का किया और एक शहरी की जान चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।